Radhe Radhe, Radhe Radhe, and I am back with my new video. And in this video, we are going to discuss the next topic, or rather, we can say the next part of our topic, that is normal distribution, part 2. So, in this part, we are going to discuss that what are the properties of normal distribution and what is the sampling distribution, standard error, and confidence interval. These are the topics we are going to discuss today. So let's start the video. So the very first topic we are going to do today is the chief characteristics of normal distribution. What are the properties or what are the characteristics of a normal distribution? So what is a normal distribution? We did earlier also that normal curve is a bell shaped curve, right? So कोई भी कर्व अगर बेल शेप में आ जाता है तो वो कौन सा कर्व होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फंक्शन पता है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा कुछ ना कुछ, और वो इस टाइप का होगा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. सो ये टॉपिक नेक्स्ट चीज़ हमने की थी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसके पैरामीटर्स बन के आते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये सब हमने किया था कि मीन अगर म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आप उसको लिख सकते हो. ठीक है. सो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस टाइप का होगा. और हमने आपको बताया था कि अगर आप इसको 1/√2 पाई सिग्मा को आप बाहर भी निकाल सकते हो, तो 1/σ√2 पाई ई रेस्ट पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो. ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिस बोथ आर द सेम थिंग. Okay, so the very first property is the curve is bell shaped and symmetric about the line x is equal to mu. So आपने कर्व किया था कि नॉर्मल का कर्व कैसा होता है, इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा जहाँ पे ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू म्यू. सो x इज इक्वल टू म्यू जो है वो क्या होगा, मीन होगा इसका. तो ये जो मीन है इसके अराउंड ये सिमेट्रिक होगा, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और इसके राइट हैंड साइड पे आपको सेम चीज़ें दिखने को मिलेंगी. मतलब जैसा इसका बिहेवियर राइट लेफ्ट साइड पे होगा वैसा ही इसका बिहेवियर राइट हैंड साइड पे होने वाला है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कि ये कर्व जो है वो बेल शेप होता है. एंड सेकेंड थिंग इज सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू म्यू. और आप कोई और लाइन उठाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी. सिमेट्री सिर्फ एक्स इज इक्वल टू म्यू लाइन पे ही मिलने वाली है. अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे इसके अराउंड आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा कर्व हो रहा है और इधर थोड़ा कर्व है. ठीक है, तो इसलिए आपको एक्स इज इक्वल टू म्यू पे ही सिमेट्री इसकी मिलने वाली है. सेकेंड चीज़ आता है कि मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड. नेक्स्ट चीज़ इज अगर हमारे पास ये कर्व है, बेल शेप कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका मीन, मीडियन एंड मोड. मीन हमने किया था कि एक्स इज इक्वल टू म्यू लाइन क्या है इसका मीन. तो जब मीन इसका एक्स इज इक्वल टू म्यू है, कोइंसाइड का मतलब तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे आने वाले हैं. मतलब मीन भी इसका म्यू होगा, मीडियन भी इसका म्यू होगा और मोड भी इसका म्यू ही होगा. तीनों की वैल्यू सेम होगी. मीन, मीडियन एंड मोड की वैल्यू इसमें सेम रहेगी. चाहे आप मीन अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 50 है तो इसका मीडियन भी 50 होगा, मोड भी 50 होगा. इसके रिलेटेड 2 थ्योरम्स होती हैं कि जहाँ पे आपको मीडियन और मोड की डेरिवेशंस देखने को मिलती हैं कि कैसे म्यू आएगा हमारे पास. ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी. बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करते हैं. ठीक है, वो आपके डेरिवेशंस इसके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगी. सो इसलिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे आने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. एज एक्स इंक्रीजेज न्यूमेरिकली एफ एक्स डिक्रीजेज रेपिडली.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एफ एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, एंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अक्रिंग एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू म्यू एंड इज गिवन बाय पी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1/σ√2π। अब ये क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करते रहोगे ग्राफ में, जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करोगे एफ एक्स वैसे वैसे आपको डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहता है कि मैक्सिमम पॉइंट, अब आपको पता है ये मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा। मैक्सिमम पॉइंट आपको पता है कि अगर ये हमारे पास ग्राफ है तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, ये वाला पीक, हाईएस्ट पीक क्या है, ये है, तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू क्या होगी कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, एक्स इज इक्वल टू म्यू पे, तो आप इस फंक्शन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो उसमें एक्स इज इक्वल टू म्यू पुट कर दो। ठीक है, तो जो हमारे पास फंक्शन था इसमें अगर हम एक्स इज इक्वल टू म्यू पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 1/σ√2π ई रेस टू पावर, एक्स की जगह म्यू करना है तो म्यू माइनस म्यू अपॉन में समथिंग कुछ भी हो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू माइनस म्यू कितना हो गया, जीरो, और जीरो अगर आ गया तो ई रेस टू पावर जीरो कितना हो जाता है, 1, किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या हो जाएगी, 1, तो ये सारा पार्ट क्या हो गया इधर 1। सो हमारे पास फंक्शन बन गया सिग्मा 1/σ√2π, तो ये चीज़ आएगी हमारे पास, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 1/σ√2π। वही ये इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी म्यू पॉइंट पे मिलने वाली है, और कितनी मिलने वाली है 1/σ√2π। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्योंकि एफ एक्स क्या है हमारे पास, आपको पता है एफ एक्स जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एफ एक्स हम क्या लेते हैं, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेते हैं, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताएगा हमें। तो एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है, कोई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है ना। तो एफ एक्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व है, कर्व का पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा वो। ठीक है, सो कर्व का कोई भी पोर्शन जो है एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाने वाला है, और ये वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पास और यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। रादर ये इस तरीके से बनेगा आपके पास, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो कर्व आपका हमेशा पॉजिटिव साइड पे बनेगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारी, हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एरिया है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के बिलो नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं -1 -2, और इधर भी -1 -2 एंड सो ऑन, ये पॉइंट्स होते हैं। और ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, तो आपका कर्व जो है हमेशा यहीं पे लाई करने वाला है। ठीक है, तो एक था ये पॉइंट कि सिंस एफ एक्स बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे कोई पोर्शन लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज आ जाती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स इज ऑल्सो अ नॉर्मल वेरिएट, कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हैं, सपोज एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance sigma square, and y is also a normal distribution with mean say mu dash and sigma dash square. Okay, so x plus y, linear combination means x plus y is also a normal variate with some mu, say mu double dash or mu sigma double dash square. ठीक है, म्यू और वेरिएंस उसका भी कुछ ना कुछ होने वाला है, और x प्लस वाई जो है वो भी एक नॉर्मल वेरिएट ही होगा। अगर x नॉर्मल है, y नॉर्मल है, तो x प्लस वाई भी नॉर्मल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज x एक्सिस इज एन आइसमटोट टू द कर्व, x एक्सिस इज एन एसिम्टोट टू द कर्व। एसिम्टोट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो आपको अपीयर होती है कि उसको टच कर रही है, लेकिन कभी उसको टच नहीं करती है, कर्व को कभी टच नहीं करती। अब जैसे यहाँ पे आप एक्स को इंक्रीज करते रहोगे, जैसे जैसे कर्व को इंक्रीज करोगे वो आपको सपोज होगा कि आप मीट करता हुआ सपोज होगा, लेकिन वो मीट कभी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम कर्व को इंक्रीज करेंगे तो वो लाइन से टच करता हुआ अपीयर होगा, लेकिन ये टच कभी नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों साइड पे कि वो टच कभी नहीं करेगा उसको, लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि वो टच कर रहा है।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ऐसी लाइन को हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस क्या है, ये वाली लाइन, तो एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा एक एसिम्प्टोट काम करती है इस कर्व के लिए। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता रहता है, जैसे जैसे आप कर्व को बढ़ाओगे आपका डिस्टेंस जो है वो टेंड्स टू जीरो करेगा, लेकिन कभी जीरो होगा नहीं, मतलब उसको टच कभी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि वो टच कर रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से रहने वाला। तो ये एक्स एक्सिस जो है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस जो है वो क्या होगी, एक एसिम्प्टोट होगी इस कर्व के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा। अब ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे जब हमारा कर्व जो है अपनी कनकेविटी या कन्वेक्सिटी चेंज करता है, मतलब उसको कनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड अपीयर होता है, वहाँ पे उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू म्यू है। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट, सपोज ये सिग्मा डिस्टेंस है, ये ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। सो ये पॉइंट्स है हमारे पास। तो अब यहाँ से जब हम इसको कर्व को चेंज करेंगे तो ये ऐसे चेंज हो रहा है यहाँ से। ठीक है, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, यहाँ से इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ऐसे यहाँ पे अपवर्ड से ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे उसकी कनकेविटी या कनकेविटी चेंज होती है कर्व की। ठीक है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल के केस में क्या बनेंगे, एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस सिग्मा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो म्यू माइनस सिग्मा हो जाएगा। और अगर हम इसमें वैल्यू निकालना चाहें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा रखना है हमको। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/सिग्मा रूट 2 पाई, हमने सिग्मा स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल रखा है तो वो आ जाएगा सिग्मा। ठीक है, और साथ में ई रेस टू पावर -1/2, एक्स की जगह म्यू माइनस सिग्मा और माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, तो हम यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा भी लिख देते हैं एक साइड पे, ई रेस टू पावर -1/2 एक्स की जगह हमें म्यू प्लस सिग्मा करना है, तो म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी, और बाकी 1/सिग्मा रूट 2 पाई तो सेम रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ एफ एक्स में जब हम म्यू प्लस सिग्मा पुट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू बनने वाली है। तो यहाँ पे म्यू से म्यू दोनों केसेस में कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया और इधर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस सिग्मा बाय में सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1, तो ई रेस टू पावर -1/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 सिग्मा बाय सिग्मा कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ई रेस टू पावर -1/2। दोनों केसेस में आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है, सिग्मा रूट 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, ई रेस टू पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको सेम वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई रेस टू पावर -1/2। ठीक है, सो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाता है कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन्होंने समझा रखा है, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमने कहा कि जहाँ पे वो अपना कर्व को चेंज करती है। ठीक है, जहाँ पे उसका कर्व चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कह रखा है, एज द कर्व एक्सटेंड्स फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द मीन
इट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेस। ये वही एसिम्पटोट वाला पॉइंट इन्होंने बता रखा है कि अगर हम अपने कर्व को एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऐसे मतलब मीन से दूर लेके जाते रहेंगे, मतलब ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है इसको मीन से जितना मर्जी दूर कर लो, लेकिन ये एक्स एक्सिस को अपीयर करेगा टच होता हुआ, लेकिन वो कभी उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है कि एक्स एक्सिस जो है वो एक एसिम्पटोट काम कर रहा है हमारे कर्व के लिए। नेक्स्ट इज द पॉइंट्स एट विच कर्वेचर चेंजेस इज कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने बताया म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा कहाँ से बने हैं कि जहाँ पे इसका कर्वेचर चेंज हुआ, मतलब ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ चेंज हुआ, अपवर्ड से फिर से डाउनवर्ड की तरफ चेंज हो गया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे निकल के आते हैं वो पॉइंट्स हैं म्यू माइनस और माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, सो द पॉइंट्स एट विच कर्वेचर चेंजेस आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। द ग्राफ curves downward between the inflection points and curves upward past the inflection points to the left and to the right। वही चीज कि अगर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वो हमारा राइट हैंड साइड में दो पॉइंट्स निकल के आएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी में हमें क्या पता चलता है कि एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए, हमारे जो नॉर्मल कर्व है उसमें कितना एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि एफ एक्स जो है वो क्या है हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी हम नॉर्मल कर्व बना रहे हैं, ये हमने एक नॉर्मल कर्व बनाया, तो इसके अंडर जितना भी एरिया होगा, जहाँ तक ये हमारा ग्राफ जो है वो जहाँ से जहाँ तक लाई करेगा, अब सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो जितना, क्योंकि एफ एक्स क्या है प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करते हैं, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो एरिया जितना भी इसके अंडर होगा वो टोटल एरिया अगर हम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो टोटल एरिया इसके अंडर जो भी टोटल एरिया होगा वो क्या होगा हमारा 1, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। एफ एक्स के अंडर जितना भी एरिया होगा वो सारा कितना होगा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। सेकंड कि अगर हम म्यू से, मतलब एक्स इज इक्वल टू म्यू, जो मीन पॉइंट है, एवरेज वैल्यू है हमारी, एवरेज वैल्यू से एक एक स्टेप दूर जाएंगे सिग्मा डिस्टेंस पे, मतलब म्यू माइनस सिग्मा, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना होगा 0.6826। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर आपको निकालना है तो ये इस वैल्यू से पता चल जाएगा। अगर आप 2 स्टेप्स अवे जाते हो सिग्मा से, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, तो वहाँ पे 0.9544 होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये वैल्यूज़ कितनी होती हैं। अगर आप 3 लिमिट्स लेते हो, 3 सिग्मा लिमिट्स लेते हो, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो वहाँ पे 0.99 कर्व का एरिया होगा। ठीक है, और एक और चीज़ कि अगर आप, ये तो थी इनकी वैल्यूज़ की कितनी कितनी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा कि ये पूरा एरिया कितना होता है, इस पूरे कर्व के अंडर कितना एरिया आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इसका एक्स इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो 50% एरिया यहाँ कवर होगा और 50% एरिया इसके लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि टोटल हमें 1 ही तो बनाना है, टोटल 1 का मतलब 100% पूरा। ठीक है, तो 50% ऑफ द एरिया यहाँ कवर होगा और 50% ऑफ द एरिया राइट हैंड साइड में कवर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 50-50% अगर हम बिल्कुल मिड वैल्यू से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एरिया प्रॉपर्टी की एरिया प्रॉपर्टी क्या होती है, कितना कितना एरिया इसमें कवर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर हम एक स्टैटिस्टिक का, एक पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल निकाला, अब एक पॉपुलेशन में से हम कई सैंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन में से हमने कई सारे सैंपल निकाले, जितने पॉसिबल उसमें से बन सकते थे। अब उन सैंपल्स को ड्रॉ करके उसको
उन सैम्पल्स का मीन अलग होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होगी। सो उन सबका अलग अलग मीन निकाला, अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। तो उस पूरे को जब इकट्ठा करके एक मीन और एक एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकलेगा तो उसको बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपल को हमने ड्रॉ करके उसके मीन और वेरिएंस निकाले हैं, उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो इसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जितने भी एक पॉपुलेशन में से जितने भी पॉसिबल सैंपल्स होंगे उनको हमने ड्रॉ किया, सैंपल का अलग अलग मीन आएगा, अलग अलग। अब सपोज कीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें ये सारे हैं सैंपल्स, हमने इतने सपोज हमने 8 सैंपल्स निकाले, ठीक है, 8 सैंपल निकाले, फर्स्ट सैंपल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमने सैंपल्स निकाले। अब फर्स्ट सैंपल का साइज भी कुछ होगा, ठीक है, फर्स्ट सैंपल में कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी और कुछ उसका साइज होगा, मतलब उसका कि इतने पर्सन्स हैं उसमें। सपोज हमने बीपी से रिलेटेड हमने सैंपल निकाला, तो उसमें ऑब्जर्वेशंस होंगी कि अलग अलग पर्सन्स के बीपी कितने हैं, ठीक है, उसका कुछ साइज भी होगा, साइज इन द सेंस कि कितने हमने पर्सन्स का बीपी लिया है। अब सपोज एक सैंपल में 10 पर्सन लिए हमने, तो 10 पर्सन की अलग अलग बीपी की नोटेशंस होगी कि इसका फर्स्ट पर्सन का बीपी इतना रिकॉर्ड हुआ, सेकंड का इतना रिकॉर्ड हुआ और 10th का इतना रिकॉर्ड हुआ। तो अब इसका कुछ ना कुछ मीन भी आएगा, ये जो हमने सैंपल्स निकाले हैं इनका कुछ ना कुछ मीन आएगा, इसका कुछ ना कुछ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा। तो इन सारे मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से अगर एक मीन निकालें और इनका एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो उसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये होगा हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस किस पे डिपेंड करेगा? पॉपुलेशन पे, आप जो स्टैटिस्टिक कंसीडर कर रहे हो, जैसे हमने बीपी कंसीडर किया तो बीपी हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, थर्ड हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा एम्प्लॉय किया है, कि हमने कौन सी सैम्पलिंग लगाई है, क्लस्टर सैम्पलिंग लगाई है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाई है, स्ट्रेटिफाइड लगाई है, कौन सी लगाई है। ठीक है, और लास्ट हमारा सैम्पल साइज कितना है। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक कंसीडर्ड एज अ रैंडम वेरिएबल। स्टैटिस्टिक को ही हमने रैंडम वेरिएबल जिसको कंसीडर किया है उसी स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डेराइव्ड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन सैंपल साइज के से अगर हम ड्रॉ करते हैं उसको, तो स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे बी कंसिडर्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक फॉर ऑल पॉसिबल सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन सैंपल साइज, कि जितने भी एक पॉपुलेशन में से पॉसिबल सैंपल निकल के आ सकते हैं, सभी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें। ठीक है, सभी को गैदर करके एक डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। स्टैटिस्टिक बीइंग कंसीडर्ड, जो हम स्टैटिस्टिक कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सैम्पलिंग प्रोसीजर एम्प्लॉयड उस पर डिपेंड करेगा, एंड द सैंपल साइज यूज्ड। तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नॉर्मल पॉपुलेशन ली है, उसका मीन म्यू था और वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर था। तो मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ हमने एक नॉर्मल पॉपुलेशन ली, और अगर हम उस पॉपुलेशन के रिपीटेडली सैंपल्स निकाल रहे हैं, उस पॉपुलेशन में से कई सारे सैंपल्स हमने ड्रॉ किए, उन सभी का मीन निकाला एक। अब जैसे हमने ये आपकी पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में से हमने कई सारे सैंपल्स निकाले। अब इन सैंपल का एक मीन आएगा, हर एक सैंपल का अलग अलग मीन आएगा। लेकिन अगर हम इस सारे मीन्स को इकट्ठा करके एक सिंगल मीन में ड्रॉ करते हैं, कि जैसे हमारा जितना सपोज ये 5, 6, 7, 8 ये मीन्स आए आपके, एक सिंगल मीन इसमें से डेराइव करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ दिस, तो 5 + 6 + 7 + 8 करके अपॉन में 4 करते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल मीन निकल के आया। तो ये सिंगल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? एक यहाँ पे क्योंकि हम मीन को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगी। ठीक है,
तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हैं, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, assume we repeatedly take samples of a given size from this population and calculate the arithmetic mean x bar for each sample. This statistic is called the sample mean, क्योंकि हमने हर एक का मीन निकाला है, तो सैम्पल मीन के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और एवरेजेस इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। और ये जो हमने सैम्पल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये जो हमने सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसी होगी, नॉर्मल विद मीन म्यू, लेकिन इसका जो वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और एन क्या होगा यहाँ पे, सैम्पल साइज। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आएगी, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी हमारी नॉर्मल थी, तो इसलिए हमारा जो सैम्पल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बना है वो भी नॉर्मल बना है। लेकिन बाय चांस अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू नॉर्मल हो सकती है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे एन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हमारी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल की तरफ जाती रहेगी। ठीक है, तो और एक मीन के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सैम्पल मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ करके चल सकते हैं हम मीन के अलावा सैम्पल मीडियन। तो सैम्पल मीडियन में भी क्या होगा, अगर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल है तो हमारा नॉर्मल ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसी उसकी मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मीन से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन उसकी निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो वहाँ पे हम उसको एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके उसको नॉर्मल की तरफ बना सकते हैं, नॉर्मल हम उसको बना सकते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉर्मल विद एन, normal with mean mu and variance sigma square by n, n is the sample size. Since the underlying population is normal, although sampling distribution may also often be close to normal even when the population distribution is not normal. An alternative to sample mean is the sample median. When calculated from the same population, it has a different sampling distribution to that of the mean and is generally not normal, but it may be close for large sample sizes. So इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टी स्टैटिस्टिक का हम निकाल रहे हैं तो वो किस हिसाब से बनेगा। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास सैम्पल्स, एक पॉपुलेशन हमारे पास है, उसमें से हमने पॉसिबल सैम्पल्स कितने निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल सैम्पल्स हमने किया था एन, अगर पॉपुलेशन का साइज है के, तो अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन दे रखी है कैपिटल एन साइज की, ठीक है, कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज है, आपको स्मॉल एन साइज के सैंपल निकालने हैं। ठीक है, तो आप कितने सैंपल निकाल सकते हो, कैपिटल एन सी एन, तो ये इतने साइज़ के आप सैम्पल्स, मतलब इतने सैम्पल्स, पॉसिबल सैम्पल्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास सपोज पॉपुलेशन है, सपोज 5 साइज़ है उसका, कैपिटल एन का साइज़ 5 है, स्मॉल एन का साइज़ 2 है, तो आप 5C2 पॉसिबल सैम्पल्स उसके निकाल सकते हो। और ये ओपन कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस 5 - 2 कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये ओपन होगा। अब 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 4 3 2 1, पीछे की साइड ओपन होता है, मतलब आपको 1 तक काउंटिंग जानी है और सबको मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, और यहाँ पे 3 2 1 हो जाएगा, तो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 × 1 सिंपली, सो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 5 × 2 कितना हो गया 10। तो पॉसिबल सैम्पल्स आप 10 निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास अगर कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, तो आप उसके सैम्पल्स निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स कितने बनेंगे। तो NC आप सैम्पल्स निकाल सकते हो। सपोज ये के नंबर निकल के आते हैं आपके पास, के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन बना रखी है कि अगर आपके पास NC के निकल के आता है, मतलब के पॉसिबल सैम्पल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास सैम्पल नंबर दिखेगा 1 2 3 अप टू के।
तो ये सैम्पल्स हो गए हमारे पास। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कोई स्टेटिस्टिक लिया T1, T2, T3 अप टू Tk। तो ये हमने हर एक सैम्पल के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टेटिस्टिक लिया। अब इस स्टेटिस्टिक में आपने ऑब्जर्वेशंस लिए होंगे कोई ना कोई। अब जैसे आप पेशेंट्स का बीपी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हर एक पेशेंट का अलग अलग बीपी होगा, तो हर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड होंगी। अब उन ऑब्जर्वेशंस का कुछ ना कुछ मीन आएगा, तो वो मीन हो गया फर्स्ट वाले सैंपल के लिए x1। हर एक सैंपल के लिए अलग अलग मीन आएगा, x1 अलग, x2 बार अलग, x3 बार अलग, x4 बार अलग। ठीक है, तो ये अलग अलग मीन्स आएंगे आपके। तो ऐसे ही kth सैंपल के लिए xk बार होगा, और अलग अलग ही इनके वेरिएंस होंगे, s1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर, s3 स्क्वायर एंड sk स्क्वायर। तो इनका अगर हम ये हमने k सैंपल्स के लिए k मीन और k ही वेरिएंस निकाले, तो इनका अगर हम सिंपली एक वेरिएंस निकालें और एक मीन निकाल दें तो उसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टेटिस्टिक का। तो इसका भी एक सैम्पलिंग सिंपल एक मीन निकल के आ सकता है, x1 बार प्लस x2 बार प्लस xk बार अपॉन में k कर सकते हो आप। तो ये पूरा एक टोटल मीन निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये टोटल मीन हो जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ऐसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? अभी तक हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, है ना। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमें अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शेप और साइज पता करना है तो वहाँ पे हमारा सिग्मा यूज़ होता है ना, मतलब उसकी विड्थ बताने के लिए, उसका फैलाव बताने के लिए डाटा का। तो वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस बताता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर से क्या मतलब है कि अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं किसी भी स्टैटिस्टिक की, स्टैंडर्ड एरर क्या होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमने उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है उसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, या फिर हम उसका एस्टिमेट यूज़ कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेशन यूज़ करें, या फिर हम सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, या फिर उसका एस्टिमेट यूज़ करें, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। अगर हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का है, जैसे अभी हमने लास्ट में निकाला था, जो लास्ट हमारे पास स्लाइड थी उसमें क्या था? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, क्योंकि हम मीन को कैलकुलेट करें। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, क्योंकि हमने एक्स बार को हमने नोटिस किया, एक्स बार को हमने कैलकुलेट किया, हर बार हमने एक्स बार को की ऑब्जर्वेशंस लिखी, तो वहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हुई? मीन की। तो अगर हम मीन का निकाल रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड एरर किसकी निकलेगी? सैम्पल मीन की। ठीक है, मीन के जो वैल्यूज आएंगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमको। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन सिंपली। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगी? किसी भी स्टैटिस्टिक की, और वो स्टैटिस्टिक क्या होगा? एस्टिमेट होगा पैरामीटर का। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक है हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड एरर में काउंट होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक यूजुअली एन एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर, ये किसके लिए कहा है? स्टैटिस्टिक के लिए, कि स्टैटिस्टिक क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसी स्टैटिस्टिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन और an estimate of that standard deviation. If the parameter of the statistic is mean, then it is called the standard error of mean. ठीक है, अगर हम मीन को कंसिडर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर मीन की निकलेगी, अगर हम वेरिएंस को कंसिडर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जिसको हम कंसिडर करेंगे उसका स्टैंडर्ड एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? जैसे अभी हमने टेबल में पढ़ा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक रिपीटेड सैम्पल्स जब हम निकालते हैं किसी पॉपुलेशन में से, रिपीटेड सैम्पल्स निकाल ले और उन सैम्पल्स का अलग अलग मीन आया, उनको हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, हर एक सैम्पल का अलग कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग मीन आएगा। ठीक है, तो उनको हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। सो जो मीन्स आया है, जो मीन आए हैं, इनकी भी अपनी ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, ये जो मीन्स आए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन है। ठीक है, अब इन मीन से भी एक अलग न्यू मीन निकलेगा। अब जैसे हमने इस टेबल में किया था,
ये टेबल देखिए, इस टेबल में हमने क्या किया, एक पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने के सैंपल्स ड्रॉ किए। ये जो के सैंपल्स आए हैं, ठीक है, इन के सैंपल्स का अलग अलग मीन आया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड केथ वन। तो इन सब का अलग अलग मीन आया। अब इन मीन्स को निकाल के हम एक और मीन निकाल सकते हैं। मतलब इन मीन्स के हेल्प से हम एक और मीन निकाल सकते हैं जो कि इस फुल पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है, अपॉन में के करके। तो ये हम इसका अलग न्यू मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दे रखी है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपना ही एक अलग मीन और एक अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हो इसका, और एक मीन भी आप निकाल सकते हो। तो वो उसका अलग ही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का काम करेगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन इज जनरेटेड बाय रिपीटेड सैम्पलिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द मीन्स ऑब्टेन। जो हमने मीन निकाले हैं, जितने भी हमारे पास मीन रिकॉर्ड हुए हैं, उन सबको अलग से कंप्यूट करके हम अलग से एक मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारे पास, जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास, वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज। तो ये इन दोनों में रिलेशन आएगा कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में सैम्पल साइज। सैम्पल साइज आपका स्मॉल एन का है तो स्मॉल एन बाय में आएगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे आपका सैम्पल साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय एन क्यों करते हैं हम, क्योंकि एन को आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका जो सैम्पल मीन है वो पॉपुलेशन मीन की तरफ टेंड करता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब जितनी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू होगी उसके क्लोज आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन है, इसका सैंपल पहले आप इतना ले रहे थे, अब आप इतना सैंपल दे रहे हो, तो ज़्यादा उसमें ऑब्जर्वेशंस काउंट हो रही हैं। ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस काउंट होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन के क्लोज मीन होगा, जितना मीन पॉपुलेशन का होगा उसके काफ़ी क्लोज उसका सैंपल का मीन आता हुआ आपको दिखेगा। तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन वहाँ पे एक टाइम पे आपको एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी क्लोज आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका पॉपुलेशन मीन को टेंड करेगा आपका सैंपल मीन, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन मीन इज जनरेटेड बाय रिपीटेड सैम्पलिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द मीन्स ऑब्टेन्ड। दिस फॉर्म्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मीन्स। जो हमने डिफरेंट मीन निकाले हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बनता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इट्स ओन मीन एंड वेरिएंस। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने निकाला कि अलग से मीन भी आएगा और एक अलग से आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो। सो मैथमेटिकली वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाला है, जो आपने कई सारे वेरिएंस को कंबाइन करके एक वेरिएंस निकाला है, वो किसके इक्वल होगा, ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज के इक्वल होगा। मतलब आप पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालिए और उसको एन से डिवाइड करिए तो वो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकल के आएगा। दिस इज बिकॉज एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज सैम्पल मीन क्लस्टर मोर क्लोजली अराउंड द पॉपुलेशन मीन। जैसे जैसे आप सैम्पल साइज इंक्रीज करते रहोगे आपका पॉपुलेशन मीन की तरफ आपका सैम्पल मीन जो है वो आपको पॉपुलेशन मीन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में क्या रिलेशन बनता है। अब स्टैंडर्ड एरर में और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन आया हमारे पास कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी मीन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक, okay, rather simply standard deviation. The standard error of mean जो है वो किसके इक्वल होगा, standard error of mean, अगर आप standard error निकाल रहे हो मीन का या किसी स्टेटिस्टिक का, सपोज मीन का आप निकाल रहे हो, standard error of mean is equal to standard deviation divided by square root of sample size. sample size कितना होता है आपका n। तो standard deviation बाय में
एन अगर आप निकालते हो तो वो स्टैंडर्ड एरर आता है। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन। ठीक है, सो देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द standard error of mean and the standard deviation is such that for a given sample size the standard error of mean equals the standard deviation divided by square root of sample size, that is small n. In other words, standard error of mean is a measure of dispersion of sample means around the population mean. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर को क्या मानते हैं हम? मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्शन की बात करें तो वो होगा स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर सैम्पल मीन्स अराउंड द पॉपुलेशन मीन, क्योंकि जैसे जैसे आप एन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सैम्पल मीन आपको पॉपुलेशन मीन की तरफ टेंड करता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो and we will meet again in the next lecture, and in the next lecture we will do the confidence interval that is left today. So next lecture we will complete the confidence interval, and till then, Radhe Radhe.